अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईद की छुट्टियों में IMF के साथ 9 माह के लिए $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट का स्टाफ लेवल मुआहिदा होने के बाद आज जब मार्केट्स खुली तो एक अरसे के बाद हर तरफ तेजी ही तेजी नजर आई। स्टॉक मार्केट में तारीख का तेज तरीन दिन देखा गया और 100 इंडेक्स 2446 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद हुआ। मार्केट खुलते ही 5% ऊपर चली गई। इसलिए रूल्स के मुताबिक 7 मिनट के बाद ही मार्केट में ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। 75 से ज्यादा स्टॉक्स में अपर लॉक्स लग गए और दूसरी तरफ ओपन मार्केट में रुपए की कदर में 5 रुपए बेहतरी देखी गई और डॉलर 285 रुपए में दस्तयाब था। गुज़िश्ता हफ्ते ही बैनुल अक़वामी मार्केट्स में पाकिस्तान के बॉन्ड्स में बेहतरी देखी गई क्योंकि डिफॉल्ट के खतरे की वजह से वो बहुत गिर गए थे और IMF मुआहदे की खबर आते ही उन बॉन्ड्स की कदर में बेहतरी आई। यानी IMF प्रोग्राम की खबर आने के बाद मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई है। डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, मगर सवाल उठ रहा है कि स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर जो 16 जून को $3.5 अरब की सतह पर आ गए थे, अब उनमें कितना इजाफा होगा और कैसे होगा। $3 अरब में से $1.1 अरब की पहली किस्त तो IMF जुलाई में ही दे देगा, मगर और कहां से डॉलर्स आएंगे? सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारे कब पैसे देंगे? IMF की शराइत के मुताबिक इस वक्त मौजूदा हुकूमत को और फिर निगरां हुकूमत को फिस्कल डिसिप्लिन में रहने के लिए इकदाम करना होंगे। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा। आज हुकूमत ने IMF को बाज़ाब्ता तौर पर अपना लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है, जिसमें आने वाले अरसे में पाकिस्तान की जानिब से मुतादिद मुआशी इकदामात की यकीन दहानी करवाई गई है। इस हवाले से नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत के साथ IMF को लेटर ऑफ इंटेंट भिजवा दिया है, जिसमें IMF को यकीन दहानी करवाई गई है कि पाकिस्तान अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाएगा। पाकिस्तान सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात करेगा। 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं देगा। पाकिस्तान कर्ज देने वाले इदारों की यकीन दहानियों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। तिजारत पर पाबंदियां भी खत्म करने का फैसला किया गया है। IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लेटर ऑफ इंटेंट कर्ज दरख्वास्त पर गौर करेगा। इस हवाले से IMF की बोर्ड मीटिंग 12 जुलाई को होगी, जिसमें पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब आज अहम खबर यह भी आई है कि जून के महीने में महंगाई 29% पर आ गई है, जो मई के 38% के मुकाबले में 9% कम है। आने वाले दिनों में भी बेस इफेक्ट तो किक इन करेगा, मगर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का दबाव भी बढ़ेगा। और रुपए की कदर मुस्तहकम रही तो महंगाई नीचे लाने में उसका अहम किरदार होगा। हुकूमत ने IMF के मुताबिक अपना बजट एडजस्ट कर लिया है और वो 1 जुलाई से नाफिज भी हो गया है। 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए गए हैं। टैक्स महसूलात का टारगेट 2200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9415 अरब रुपए कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी की गई है। 1 जुलाई से नॉन फाइलर्स पर बैंक से 50,000 रुपए से जायद निकालने की सूरत में 6% का टैक्स लागू हो चुका है। 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया है। बैरूनी करेंसी में क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है और यह टैक्स उन अफराद के लिए 10% होगा जो एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा दीगर टैक्स इकदाम ले लिए गए हैं। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए कर दी गई है और यह 60 रुपए तक जा सकती है। मगर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने वाकई बतौर रियासत यह फैसला कर लिया है कि 23 दफ़ा IMF प्रोग्राम में चले गए मगर अब नहीं जाएंगे? अब मुल्क की मईशत में रिफॉर्म्स होंगे। महज 9.5% के टैक्स टू GDP के साथ मुल्क नहीं चल सकता, जबकि भारत का टैक्स टू GDP 17%, यहाँ तक कि नेपाल का 18% है। हज़ारों अरब रुपए के नुकसान करने वाले इदारों के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। महज $30 अरब की बरामदात के साथ मुल्क नहीं चल सकता। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का कहना है कि IMF मुआहिदा पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देगा, मगर पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी और आमदनी बढ़ाना होगी। कलील मुद्दत में मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहेंगी, जबकि बुलंद शराय सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात और कारोबारी सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेगी। अगले चंद माली सालों में पाकिस्तान को अपनी बैरूनी अदायगियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए एक तवील मुद्दती बैरूनी फाइनेंसिंग का प्लान दरकार है, जो कि एक और IMF प्रोग्राम की सूरत में ही मुमकिन हो सकता है। मगर इलेक्शन के बाद ही वाज़ेह होगा कि पाकिस्तान अगले IMF प्रोग्राम में जाएगा या नहीं जाएगा। और जब तक नया IMF प्रोग्राम नहीं होगा तो उस वक्त तक पाकिस्तान की तवील मुद्दती बैरूनी कर्ज लेने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर रहेगी। ये मूडीज़ का कहना है। मगर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान से खिताब करते हुए कहा कि खुदा करे कि ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे। पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। डील होने से कई माह पहले चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, तकरीबन $5 अरब के जो रोल ओवर हुए हैं सॉवरन लोन्स के और कमर्शियल लोन्स के, ये अगर हमें न मिलते तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपह सलार का कलीदी रोल है जनरल आसिम मुनीर साहब का।
और यूएई से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी $1 बिलियन की, उसमें भी अपना पेश रफ्त में उनका कलीदी रोल है। ये फख्रिया लम्हा नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इट्स अ ब्रीदर, ये हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है। वी मस्ट कन्वर्ट दिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। खुदा करे कि ये आखिरी IMF से हमारी डील हो और दोबारा कभी हमें IMF से के पास न जाना पड़े। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर ख़जाना इसहाक डार। इसहाक डार साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल यह है कि मुल्क के ज़खायर कि कब बढ़ेंगे और किस तादाद में बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF से पहली किस्त $1.1 अरब की जुलाई में मिल जाएगी। 3 दिन पहले जब आपने वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने कहा जो मुल्क के टोटल ज़खायर हैं, जो कि 16 जून को $8.8 अरब थे, वो जुलाई के महीने में ही $14 अरब हो जाएंगे, यानी कि तकरीबन $5 अरब का इजाफा होगा। यानी कि स्टेट बैंक के ज़खायर आप कोई $8.5 अरब तक पहुँचता देख रहे हैं। कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शाहज़ेब साहब शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है कि ये बड़ा एक टफ़ 8 महीने का एक अरसा गुजरा है और मुझे ये रिमाइंड कराता है 98 के जो एटमी धमाके हुए थे 28 मई 1998 को। उस रात हमारा प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था और ये जाके 2nd वीक ऑफ जनवरी 1999 को ये रिवाइव हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 8 महीने का अरसा था। इस प्रोसेस में मैं, अगर आप इजाज़त दें, ये अर्ज़ करूँ कि हमारे जो आखिरी, हमारा तो नवे रिव्यू की बात हो रही थी जो कि फरवरी की 9 तारीख को टेक्निकल ख़त्म हो गया था। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप मेजर हमारी हर्डल थी जो कि 6 बिलियन थी। हमारा आर्गूमेंट था कि ये 6 बिलियन जो है ये ज़्यादा है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो 7 बिलियन जिस बेसिस पे किया गया है वो कम होता नज़र आ रहा है। वो अब मेरे एस्टीमेट के मुताबिक शायद 4 बिलियन भी नहीं होगा 30 जून तक, क्योंकि पहले 3 महीने मार्च अप्रैल में हमारे करंट अकाउंट सरप्लस थे 750 मिलियन, 18 मिलियन, फिर 257 मिलियन। और जून जो इंडिकेशंस हैं कि गालबन या ब्रेक इवन या वो होगा। तो हैविंग सेड दैट, हमारी जो आखिरी कोशिश थी जब पेरिस में प्राइम मिनिस्टर अपना शहबाज शरीफ साहब ने MD को मिले, तो उन्होंने कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर को कहें कि बजट के जो नंबर्स हैं और डिटेल हैं शेयर करें। आपको याद होगा उससे पहले मैं पब्लिक में कह चुका था कि 9वां रिव्यू मुकम्मल होगा तो हम बजट के नंबर शेयर करेंगे और 10वां रिव्यू शुरू हो जाए। अब चूँकि हम जून में आ चुके थे और बजट हम पेश कर चुके थे 9 जून को, तो हमने फिर बजट के नंबर शेयर कर लिए। और उस हवाले से मेरे नज़दीक एक तरफ तो 9वां रिव्यू 30 सितंबर तक का था, दूसरी तरफ जो बजट था वो पूरे साल को कवर करता है। जब आप अगले साल के देखते हैं तो कंपैरेटिव नंबर्स आपके 30 जून तक जो रिवाइज एस्टीमेट जिसे हम कहते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन की उनको देते गए और फिर हमारी ये गुजारिश थी कि फिर अब आप सिर्फ अगर 9वां रिव्यू करेंगे तो हमारे जो $2.5 बिलियन बचे हुए हैं इस प्रोग्राम के, जो 2019 में शुरू हुआ था, तो हमारा करीबन 1.45 करीबन $1.5 बिलियन का कह लेगा हमारा वो लैप्स हो जाएगा। तो हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए कि ये पाकिस्तान के पैसे यानी ड्रॉप या लैप्स ना हों। तो उसके नतीजे में जो हमारी उनसे मुख्तलिफ डिस्कशंस और प्रपोजल्स की बात हुई, तो इवेंचुअली हमने ये तय किया कि एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट SPA जिसे कहते हैं वो हम कर लें और वो छोटी मुद्दत का हो, ताकि 1.5 महीने इस हुकूमत का था, 3 महीने अप टू 3 महीने इलेक्शन के प्रोसेस है और उसके बाद फिर 1-1.5 महीना गवर्नमेंट बनने में लग जाता है, 2-1 महीने नहीं गवर्नमेंट को। तो मेरी प्रेफरेंस थी 8 से 9 महीने और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 3.5 बिलियन अगर साइज़ हो जाए, 2.5 जो बचा हुआ है, तो दैट विल बी दी एन आइडियल सिचुएशन। तो उन्होंने ये फिर इवेंचुअली, मैं लंबी बात फास्ट फॉरवर्ड, तो इवेंचुअली हमारा ये तय हुआ कि 9 महीने का प्रोग्राम होगा, क्योंकि उनका ख्याल था 12 से 15 महीने, लेकिन वो साइज़ जो था 3 बिलियन था और 500 एक्स्ट्रा जो था वो यानी एंड लोडेड था आखिर में। तो हमारा जो फाइनल फिर जो तय हुआ वही कि 9 महीने का प्रोग्राम होगा जो कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट होगा। उसके लिए हमारी फ्रंट जो लोडेड पेमेंट होगी वो 9वें रिव्यू के बराबर होगी, रफली 1.1 बिलियन, जो कि हमें 9वां रिव्यू अगर सक्सेसफुल 30 जून तक होता तो हमें वो पैसे मिलने थे। जो बैलेंस अमाउंट है 1.9 बिलियन, वो हमें फिर 2 और रिव्यूज़ होंगे 9 महीने के दरमियान, उसमें हमें वो डिस्पर्सन मिलेगी।
तो मैं समझता हूँ कि अच्छा एक इसकी आउटकम अच्छी हुई है। मगर डॉक्टर साहब, आपको क्या आखिर तक लग रहा था कि ये हो नहीं पाएगा? क्योंकि जब आप वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हफ्ते के दिन, तो उस दिन वजीर आजम ने कहा कि जब उन्होंने आपसे बात की कि जी बजट एडजस्ट कर दें जिस तरीके से IMF कह रहा है, तो आप नहीं थे तैयार। मगर वजीर आजम ने कहा कि अगर नहीं माना IMF तो भाई हम बाद में रिवर्स कर देंगे, मगर अभी कर दें। तो फिर आपने ये 215 अरब रुपए की गालिबन एडजस्टमेंट की है और उसके बाद मगर हो गया IMF का प्रोग्राम। जी मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं बाय द वे बेस्ड ऑन माई 1998-99 के एक्सपीरियंस पे, मैं जब हमारी टीम, और मैं अब नाम नहीं लूँगा, जो वो कहते थे कि लगता है कि ये नवा रिव्यू नहीं होगा, जिस तरह की अब मुश्किल नेगोशिएशन जारी थी और कई रातें लगी, तो मैंने कहा ये होगा और आखिरी हफ्ते में होगा, क्योंकि टू बी फेयर ये अदारे इतना वो नहीं अपने ज़ाहिर है कि अपनी तारीख में लिखवाएंगे कि हमने हर चीज़ कर दी, और एक फाइनेंसिंग गैप की वजह से वो जो कि हमारा चैलेंज था कि फाइनेंसिंग गैप रिवाइज कैलकुलेशन होनी चाहिए, मैं बड़ा श्योर था होगा, लेकिन यू नेवर नो। जब मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा पेरिस से कि आप क्योंकि इनकी MD से यही बात हुई, उन्होंने कहा जी कि आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहें कि वो दे दें नंबर्स जो वो नहीं दे रहे बजट के, तो मुझे ये डर था। मैंने फिर कहा भी, मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये जो उन्होंने सही कोट किया कि अगर मैं जो नेगोशिएट हो रहा है बाई दी वो काफ़ी ऊपर नंबर था, जो हमने टैक्सेस लगाए हैं इतना नंबर नहीं था, वो गालबन इससे 3 गुना था। तो जो नेगोशिएट करके हमारी करीबन 3 रातें लगी, जो फाइनल नंबर था 215 का, मैंने कहा अगर मैंने टैक्सेस लगाए तो खुदा ना खास्ता अगर नवा रिव्यू ना हो तो मैं तो फिर बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, और मैं साइकोलॉजिकली तो आई विल बी वेरी अनहैप्पी। तो उन्होंने कहा कि फिर आप रिवर्स कर देना अगर ना हो, तो उन्होंने जो लाहौर में कोर्ट किया वो ठीक किया। आपने मेन जो सवाल पूछा था शाहजेब साहब के, जो मैंने 14-15 बिलियन के रिजर्व की बात की, उस सवाल पर आ रहा हूं मैं, मगर सवाल पर आने से पहले फिर ज़ाहिर आगे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चीज़ को भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि आपके हुआ ये कि आप मिले अमरीकी सफ़ीर से और मुतादिद आपने मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी क्रेडिट दिया, और ख़बर यह है कि उन्होंने जो सेक्रेटरी ख़ारजा अमरीका के उनसे 2 दफ़ा फ़ोन पर बात की। फिर वज़ीर आज़म ने मुतादिद दफ़ा MD IMF से बात की, उनसे मुलाकात भी की, उन्हें खतूत भी लिखे। बाद में बजट एडजस्टमेंट हुई और IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स का मामला था वो कहाँ चला गया इसहाक डॉक्टर साहब? देखें, इसमें व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं शाहजेब साहब, आप भी माशाल्लाह बड़ी अच्छे से समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो पब्लिक में नहीं कही जा सकती। मैं समहाउ कन्विंस था कि ये अदारे जो ग्लोबल हैं इवेंचुअली, क्योंकि मैंने भुगता हुआ है ना, मैंने 98-99 में भुगता हुआ है, मुझे 8 महीने लगे, इससे कोइंसिडेंस के भी फिर 8 महीने लगे इस प्रोग्राम को फाइनलाइज करते हुए। तो ये मुमकिन मेरी हुई, बिल्कुल मेरी चाइनीज़ एम्बेसडर से भी मुलाकात होती रही, मेरी US एम्बेसडर से मुलाकात होती रही। बेसिकली ये जो मैसेजिंग होती है वो ये होती है कि जी प्लीज़ बी फेयर टू अस। जैसे मैं आपके प्रोग्राम में भी मैंने पिछली दफ़ा एक लफ्ज़ यूज़ किया था, वो काफ़ी दुनिया के सर्टन कैपिटल्स में वो बड़ा कैच हुआ, जिसका अभी आपने कहा जियो पॉलिटिक्स वाला। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनली वो जो था, लेकिन हैविंग सेड दैट आई एक्सेप्टेड कि अच्छा आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम 5.6 बिलियन के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप अभी भी हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, आपको ये पूरा करना है, और इसलिए करना है कि आपके जो आने वाले 6 महीने हैं वो कंफर्टेबल गुजरेंगे। तो हमने उस चैलेंज को भी कबूल कर लिया, और हमारा अब जो MEFP है जो हमने साइन किया LOI, ये जाहिर है कि जो पहले MEFP थे वो नौवें रिव्यू के हवाले से थे। ये जो MEFP है ये LOI के साथ है जो कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हवाले से है। दीज आर न्यू डॉक्यूमेंट जो हमारी आखिरी 3 दिन जो जून के 28, 29, 30 में एक्सचेंज हुई, उससे पहले तो हमारी डॉक्यूमेंट सारी 9th रिव्यू के हवाले से थी। अभी जो हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं ये है SBA के हवाले से, और उसकी डिटेल आपने खुद भी बता दी, मैंने भी इसका दिया 9 महीने का प्रोग्राम 3 बिलियन। जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसमें एक अहम नुकता है कि पाकिस्तान अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाएगा। आपने हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तकरीबन $5 अरब का इजाफा तो सिर्फ जुलाई के महीने में हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, ये कैसे होगा, क्या पाथ है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्केट्स नर्वस होती हैं वो ज़र मुबादला के ज़खायर गिरने की वजह से ही होती हैं। जी मैं अर्ज़ करता हूँ जी। देखिए, इसमें शाहजेब साहब एक तो हमने जैसे मैंने कहा कि $5.6 बिलियन के जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमने रेज़ करनी है इस एग्रीमेंट के तहत, उसमें वो हमने सब मटीरियलाइज करने का प्लान है। जो आपने कहा कैसे बढ़ेंगे,
मतलब 2 अरब सऊदी अरेबिया के जो 2 है डिपॉजिट इंशाल्लाह अब हमें उसको मटेरियलाइज़ करना है जुलाई के महीने में। 1 अरब यूएई का जो है मटेरियलाइज़ करना है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने उनको कमिटमेंट्स दी हुई हैं। दे हैड कन्फर्म कि वी विल गिव बायलैटरल सपोर्ट अप टू 2 बिलियन 1 बिलियन, ये कमिटमेंट्स हैं। एक हमने जो वर्ल्ड बैंक का अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर दिया हुआ है जो कि 3 साल से लटका हुआ था, जिसके प्रायर एक्शन मैंने आने के बाद सारे मुकम्मल किए। उन्होंने कंफर्म किया IMF को कि राइज टू जो है फिस्कल जो है प्रोग्राम लैंडिंग वो इन्होंने मुकम्मल कर दिया। तो उन्होंने 450 उन्होंने देने, हमें को फाइनेंसिंग एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 250 की देनी है। ओरिजिनल 450 था लेकिन 200 उन्होंने उसमें फ्लड में दे दिए थे। इसी तरह हमारे जिनेवा के जो हमारे प्लेजेस थे वो 350, तो ये 4 बिलियन हो गया। 5वां बिलियन हमारा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का है और 600 मिलियन जो बाकी बचा है उसके अरेंजमेंट इन हैंड हैं और इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग से पहले वो भी इन प्लेस होंगे। और 5.6 बिलियन रफली हमारी जो इनफ्लोज होंगी उससे आप वो मेरा नंबर है जो मैंने पब्लिकली कहा है। तो इफ़ यू ऐड एज ऑफ टुडे कि 9.5 बिलियन में अगर 5-5.5 ऐड होते इट विल बी अबाउट 14 से 15 बिलियन डॉलर के दरमियान में रिजर्व्स होंगे। छोटी मोटी जो पेमेंट्स हैं हमारी जो सॉवरन आती रहती हैं उसमें से अगर निकाल भी दी जाए तो और इन 9 माह में क्या पाथ है पाकिस्तान के ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है जेनेवा में बड़े प्लेजेस हमें मिले थे, फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी पैसे नहीं दे रहे थे, IMF का प्रोग्राम क्योंकि नहीं था, क्या पाथ है आगे का? नहीं, मैं समझता हूँ कि वी विल बी कंफर्टेबल। हमारा जो दिसंबर तक के 6 महीने की प्रोजेक्शन है जिस पे कुछ डिबेट भी हो रही है मीडिया में कि जी वो कैसे चलेगा एवरीथिंग। जैसे जब मैं फरवरी मार्च में कहता था कि 30 जून तक एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, आपको याद होगा फिच की एक रिपोर्ट आई थी एंड ऑफ अप्रैल कि इनके पास $4 बिलियन हैं स्टेट बैंक में और इन्होंने 3.7 देने हैं मई और जून में, आपको याद होगा। तो उसका मैंने फिर जवाब दिया था, मुझे ये याद नहीं कि आपके प्रोग्राम में या अदरवाइज, तो मैंने कहा था कि हर पेमेंट इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड एंड इज़ टेकन केयर ऑफ। तो वो वही हुआ कि हमारे 3.7 बिलियन के या हमने पेमेंट्स की या हमने रोल ओवर करवाया या हमने इवन प्री पे किए। आपको याद होगा कि एज ए पॉलिसी, एज ए स्ट्रेटजी, जो लास्ट वीक ऑफ जून की पेमेंट थी जो कि अपना 1 बिलियन हमने देना था चाइना डेवलपमेंट बैंक को और 300 मिलियन बैंक ऑफ चाइना को, हमने उसको प्रीपोन किया कि अगर हम आखिरी हफ्ते में करेंगे तो ये इसमें तो रोल ओवर में पीरियड लगता है कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन। माजी में तो 3 दिन 4 महीने मिल गए फरवरी से पहले जो हमें वापस मिले थे। तो वो मैंने फिर मेरी टीम ने उन बैंकों से नेगोशिएट करके प्री पेमेंट की विदाउट एनी पेनल्टी बाय द वे। तो हमने वो अपने बिफोर ड्यू डेट पे की ताकि हम कंफर्टेबल हों 30 जून तक। वही हुआ आपके सामने, एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। तो इसी तरह हमने दिसंबर तक की भी प्रोजेक्शन करके की हुई हैं कि हर पेमेंट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो चूँकि ये अभी 40 दिन के करीब ये हैं और आगे फिर वो 3 महीने के रफली मैक्सिमम इलेक्शन पीरियड होगा और फिर जो प्रोसेस है, तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए दिसंबर तक कोई जो है ना कोई इशू नहीं होगी। अरेंजमेंट्स विल बी इन प्लेस हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो हम बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। और IMF प्रोग्राम में मूडीज कह रहा है कि हमारी जो बैरूनी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। अगले साल में 23-24 अरब डॉलर हैं, अगले 3 साल में कोई 74-75 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ हैं जो हमने करनी है। हमें फौरी तौर पर जो भी नई हुकूमत आएगी उसे IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब तो दावा कर रहे हैं कि अगली हुकूमत उनके आएगी, आप उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो यही होगा कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो फिर फौरी तौर पर IMF के नए प्रोग्राम में जाएगी। 74-75 बिलियन तो नहीं है ड्यू शाहजेब साहब अगले साल में। अगले 3 सालों में, अगले साल में 23 से 24 अरब डॉलर, अगले 3 सालों में 74 से 75 अरब डॉलर। अच्छा 3 सालों में अच्छा 3 सालों में वो देखें, ये एक फ्लो है, ये एक प्रोसेस है, हर गवर्नमेंट करती है। अगर आपको 17-18 आप अगर याद करेंगे तो उसमें भी 35 बिलियन के जो है पेमेंट्स और डिसबर्समेंट हुई थी, तो फैसिलिटीज़ अरेंज हुई थी। मैं नहीं समझता कि ये 25 अरब की एवरेज पर एनम जो है आइदर रोल ओवर, रिन्यूअल्स और न्यू फैसिलिटीज़, मेरे नज़दीक हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी जो चीज़ है कि हम अपने एक्सटर्नल अकाउंट को मैनेज करें और हम इसमें एक्सटर्नल लोन्स में एडिशन ना होने दें, एटलीस्ट बिग वंस जैसे हमारी होती रही हैं कि हमने 2018 में 70 अरब डॉलर में छोड़ा था,
अभी जब वापस आए 5 साल के बाद तो वो 100 बिलियन पब्लिक डेट है और लाइबिलिटीज डाल दे तो 129 बिलियन डॉलर थे। तो ये जो सिचुएशन है इसको अवॉइड करना चाहिए, जिसको मैं हमेशा लफ्ज़ देता हूँ फिजिकल डिसिप्लिन का, और वो मैं 2013 से 17 तक भी उसी को फॉलो किया, और मैं अब भी एक 8-9 महीने जो गुजरे हैं पिछले, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। मैं हूँ या कोई और हो, हमें जमहूरियत के साथ फिजिकल डिसिप्लिन को अपनाना होगा, पर्टिकुलरली अबाउट एक्सटर्नल अकाउंट। वी मस्ट नॉट स्पेंड फॉरेन एक्सचेंज और मस्ट नॉट कमिट लाइबिलिटीज़ क्रिएट ना करें जो हमने फ्यूचर में अदा करनी हो, जो हम पे ना कर सकें। और हमें अगर 5 साल पहले का मेरा मंतक समझ आ जाती, जहांजेब साहब आज, शाहजेब साहब आज हम इस जगह पे ना खड़े होते हैं, गारंटी। तो डॉक्टर साहब जो फिस्कल साइड है उसमें टोटली स्मूथ सेलिंग, उसमें एक्सटर्नल और डोमेस्टिक दोनों की बात कर लेते हैं। ज़ाहिर अब मसला ये कि जो आज जून के नंबर्स आए हैं उसमें जो मई के मुकाबले में भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो 15% कम है, 1.8 अरब डॉलर्स का आया। आप कह रहे हैं कि सरप्लस होगा या फिर ऑलमोस्ट बैलेंस होगा, मगर अब IMF की कमिटमेंट के तहत जो इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन है वो हटानी होंगी। ऑन पेपर तो वैसे भी हटा ली गई हैं, बट प्रैक्टिकली भी हटानी होंगी, क्योंकि IMF मुसलसल नज़र रखेगा, वो किस्तों में पैसे देगा और नज़र रखेगा। तो करंट अकाउंट बहुत ज़्यादा बाहर नहीं हो जाएगा हमारे जो टारगेट्स हैं उससे, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि कुछ हमारी पेमेंट्स होती हैं, ट्रेड डेफिसिट भी है, कुछ और भी पेमेंट्स होती हैं। ये फिस्कल मैनेजमेंट ज़रूरी है और ये फिस्कल मैनेजमेंट हो सकती है और की जा रही है। एटलीस्ट जब से मैंने जिम्मेदारी संभाली है, टाइट फिस्कल मैनेजमेंट पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल अकाउंट, वो उसको फॉलो किया जा रहा है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हमने जो लिफ्ट की हैं वो इंशाअल्लाह जहाँ तक इंडस्ट्री या ट्रेड का ताल्लुक है वो उसी तरह फ्री है, और कुछ अब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं है। लेकिन आपकी सारी इन्फ्लो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ तवज्जो देनी है। हमारा एक इकोनॉमिक रिवाइवल का प्रोग्राम है, वो डोमेस्टिक भी है और वो एक्सटर्नल अकाउंट के हवाले से भी है। डोमेस्टिक जो है, हमने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना है और काफ़ी स्पीड वो खो चुका है। आपको भी पता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन SIFC के हवाले से पब्लिक भी हो चुकी है। और जहाँ तक हमारा मिनरल्स का है, इसको हमने एक्टिवेट करना है। आने वाली गवर्नमेंट जिसकी भी हो, हमने उसका वेट नहीं करना। मेरी कोशिश होगी कि हम सॉवरन वेल्थ फंड क्रिएट कर दें, ताकि ये जो एक यानी कंट्री की इंसॉल्वेंसी की बात शुरू हो गई थी और नहीं होनी चाहिए थी, लिक्विडिटी क्रंच था, ये बात सही है यानी करंट लेवल पे। लेकिन ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान सॉल्वेंट नहीं है, मैनी फोल्ड। 129 बिलियन के एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज हैं, तो 3000 अरब मिनिमम आपके अल्लाह के फल से आपके पास मिनरल्स और आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो हमें उसको सारे को अब चैनलाइज करना है। मगर डॉक्टर साहब, एक लेटर ऑफ इंटेंट में ये भी लिखा ना कि पाकिस्तान सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात करेगा। अब यह अगर इस मुल्क ने चलना है तो ऐसे तो नहीं चल सकता डॉक्टर साहब। ज़ाहिर है आपने भी इस मुल्क का बतौर वजीर खजाना बार बार चलाकर देख लिया। 90 की दहाई में तो नजर आता था नवाज शरीफ साहब का प्लान है इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का भी और प्राइवेटाइज करने का भी, मगर उसके बाद इस मुल्क का प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम रुक गया और इदारे खसारे पे खसारे करते चले गए। तो ये इस्लाहात होती हैं नहीं, इस्लाहात का लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई प्राइवेटाइजेशन का कोई ऐसा प्लान है आप लोगों के 1.25 महीने हो, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट हो, उसके बाद भी जो हुकूमत आए कि जब डिफाइंड हो कि ये अब इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता और हुकूमत इदारों से निकलेगी बजाय इसके कि इदारों में अपनी मजीद मुदाखलत करके इस्लाहात करने की कोशिश करेगी? मैं अर्ज करता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा शाहजेब साहब, ये होना चाहिए और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन क्या मैं आपको याद करवा सकता हूँ कि 2016-17 में जब इकॉनमी स्टेबल हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए, जब इन्फ्लेशन CPI 4% से नीचे आ गई, जब पॉलिसी रेट 5.5 पे आ गया, जब स्टॉक मार्केट बेस्ट ऑफ साउथ एशिया हो गई, 6% पे ग्रोथ पे चली गई, तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले पाकिस्तान स्टील और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को पकड़ा और एक पाकिस्तान, आपको याद होगा, एयरवेज की कंपनी बनाई गई। अब उस वक्त जो हुआ वो आपको आई एम श्योर याद होगा कि फिर हड़तालें हुई, यूनियंस को बाहर निकाला गया, पॉलिटिकली मोबिलाइज किया गया और 3 इंसानी जानें जो हैं उसका ज़िया हो गया। डॉक्टर साहब ये याद है मुझे कि स्टील मिल के प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्टील मिल के प्रोटेस्ट हो रहे थे, इमरान खान साहब और असद उमर साहब आके तकारीर किया करते थे, PIA का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस प्रोटेस्ट में गोलियां चल गई, 2 लोग मर गए जिसकी वजह से नहीं हो सका। बट नाउ आगे
कैसे बढ़ना है, क्योंकि उसके बाद के सालों में कुछ नहीं हो सका और इदारों ने बहुत नुकसान किया, स्टील मिल तो बंद ही हो गई है। तो इस मुल्क ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो जिनका खसारा बढ़े जा रहा है, 2600 अरब रुपए का हमारा सिर्फ पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट 1700 अरब रुपए का है, ये कंपनियां नहीं चल रही हैं, पीआईए नहीं चल रहा है, स्टील मिल बंद हो गई है, तो हुकूमत ने निकलना है, प्राइवेटाइज करना है और आगे बढ़ना है इस मुल्क में। मैं अर्ज़ करता हूँ अगर इजाज़त दें, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं और इस पे हमें फोकस करना चाहिए, इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। नंबर एक, मैं जो 2013 से चार्टर ऑफ इकोनॉमी का राग अलापता रहा हूँ और किसी के जूं तक नहीं देंगी, उसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। नंबर दो, नंबर तीन, हम ऑलरेडी, हालांकि हमारे पास, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट इवन द लास्ट आवर, मैं आपको ये एश्योर करता हूँ, हम ऑलरेडी जो पाकिस्तान स्टील के साथ जो पूरा एक आपके पास लैंड मास है, उसके ऊपर उस वक्त मेरी बात हो रही थी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर पे, उसके बाद वो हड़तालों में सब ख़त्म हो गया और फिर एक मुल्क में जो एक प्रोजेक्ट 2010 मैं उसे कहता हूँ उसको नाफिज किया गया और डॉन लीक और पनामा, वो पता नहीं से हिस्ट्री, वो उसके ऊपर आप एक इंडस्ट्रियल जोन बना सकते हैं। अगर आप उसको, मैंने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ऑफर किया था, 1 रुपये में आप स्टील मिल और सब कुछ ले लें, स्टील मिल आप अपनी मैनेजमेंट और गवर्नेंस से ठीक करें, उसके ऊपर आप इंडस्ट्रियल जोन बनाएं। और मुझे कहा गया जरदारी साहब की तरफ से कि क्या आप इंडस्ट्रियल इस जोन को आप फिस्कल इंसेंटिव देंगे? मैं कहा बिल्कुल दूंगा। उसकी वजह यह है कि 1 रुपये में अगर जा रही है तो हाँ, एक मेरी कंडीशन थी कि स्टील मिल के ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं वो साथ जाएंगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ये लायबिलिटी जो है फेडरल गवर्नमेंट अपने खाते में डाले और अपने ऊपर लोन्स मज़ीद ऐड कर ले। आफ्टर ऑल वो उस लैंड मास का वो एसेट है और वो अभी शायद ये इंडस्ट्रियल जोन इंटरनेशनल कुछ इंटरेस्ट शो हो रहा है कि वो इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए तैयार है। जो लेगा उसकी फेयर वैल्यू की इक्वलेंट लायबिलिटी चली जाए। पाकिस्तान स्टील मिल तक को बैलेंस शीट क्लीन हो, व्हाट वी कॉल स्ट्रिपिंग ऑफ बैलेंस शीट, इट कैन बी। इसी तरह पीआईए में आपका 70 अरब रुपए सालाना का लॉस हो रहा है रेवेन्यू का पीआईए को, जब से ये आपकी फ्लाइट्स बंद हुई हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा एक उस वजीर से कि जी उसने बयान दिया और ये फ्लाइटें, आज हम कितने महीनों से, मैं खुद उनकी मीटिंग कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मुझे टास्क दिया हुआ है कि हमने सारी, जो एविएशन मिनिस्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने सारी चीज़ें पूरी कर दी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। अब सिर्फ एक रह गई है कि हमारा सिविल एविएशन का जो लॉ है इट शुड बी इन लाइन विद यूके सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट्स के। अगर वो हो जाता है इस महीने तो वो फाइनल इंस्पेक्शन जुलाई में होगी, सितंबर में आपके यूके की फ़्लाइट्स जो हैं वो यूके की रिज्यूम हो सकती हैं। और ये 71 बिलियन से जो रेवेन्यू है, यूके अलोन इज 59 बिलियन पीए का एनुअल रेवेन्यू। तो देखिए ये चीजें हम कर रहे हैं, ये इसको उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना कि हुकूमत किस तरीके से बेहतर कर सकती है। हम एयरपोर्ट ऑपरेशन हो, एक पोर्ट ऑपरेशन हमने दिया, एयरपोर्ट ऑपरेशन से लेकर पीआईए चलाने तक, रेलवे चलाने तक, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक निकलना है स्टेट ने, या मजीद इन्वेस्ट होना है स्टेट में? जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना लॉस करेंगे। शाहजेब साहब, अगर आप इस हालत में देंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कहेंगे लायबिलिटीज अपने खाते में लो, उठा लेते हैं इसको। आप अगर आपका 71 बिलियन का रेवेन्यू ऐड हो जाता है, 71 तो नहीं होगा स्टेट में, यूके का इज अबाउट 59 बिलियन, आपके जो उसकी बैलेंस शीट की हालत बदल जाएगी। आप उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कम से कम ले पार्टनर, आपके जो इतने जहाज़ हैं, आपके पास रूट्स हैं, आपका रेवेन्यू एक्सट्रीम होगी, यूके समेत जो इस वक्त है 59 बिलियन सालाना ऐड हो जाएगा, देन यू आर इन बेटर पोजीशन टू फाइंड अ पार्टनर। अगर साथ में करता हूं डोमेस्टिक, लेकिन अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन प्लान हो जो कि अगली हुकूमत जिसकी भी आए वो भी इस पर अमल कर रही हो। मगर एक और मसला है कि फिस्कल डिसिप्लिन डोमेस्टिक सेक्टर में कब कैसे आएगा, जब इस वक्त पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी है, जो हाई देखा था जिसने 2017 में 11.4% का, वो 9.5% पर आ गया है। भारत का 17% है, नेपाल का 18% है। पाकिस्तान में अभी भी जो आईएमएफ की कंडीशंस पूरी करते हुए भी हमने वो टैक्स रिफॉर्म्स नहीं किए हैं जिससे टैक्स नेट बढ़ेगा, कि ट्रेडर्स टैक्स नेट में आते नजर आ रहे हों। एग्रीकल्चर में जो आप फार्मर को दे दें, जो आपने देना है छोटे फार्मर को, बट लैंडलॉर्ड जो कमा रहा है उसको टैक्स नेट में लाते नजर आ रहे हों, जब ये नहीं होगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा? दोबारा आईएमएफ के प्रोग्राम में ही जा रहे होंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि आपने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें गिनवा दी हैं। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू कि टैक्स नेट बढ़ा है इस साल
तकरीबन 12 लाख असेसिस बढ़े हैं। आई मीन कीपिंग इन व्यू कि हमारे नंबर ऑफ असेसिस जितने हैं 12 लाख का इजाफा अच्छा खासा इजाफा है। बिल्कुल मेरा ख्याल उनको हम अगर नहीं करेंगे, आपका फर्स्ट टाइम 7 ट्रिलियन क्रॉस किया है, होपफुली जो रिवाइज एस्टीमेट 7,200 का उसके करीब होगा और अगले साल का भी अल्लाह करेगा हम पूरी तरह उसके लिए जो डॉक्टर साहब एक नंबर आपके फेवर में जाता है, एक नंबर आपके फेवर में जाता है, मगर उसके बावजूद आप इस साल का एब्सोल्यूट नंबर कोट कर रहे हैं। एक नंबर आपके फेवर में जाता है, वो है 2017 का और वो है टैक्स टू जीडीपी का, मगर क्योंकि 2022-23 का आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो आप एब्सोल्यूट नंबर कोट कर रहे हैं। आप 11.4% पे ले गए थे, उसके बाद पाकिस्तान गिर गया 2.5%। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन शाहजेब साहब आप देखें ना, जो इस हुकूमत को मिला है उसी को कंपेयर करेंगे ना। आप अप्रैल 22 को ज़रूर कंपेयर कर लेंगे उसमें कुछ बेहतरी आई कि नहीं आई, लेकिन अगर आप 2017 से कंपेयर करेंगे विच वॉज प्रॉब्ली द बेस्ट ईयर। आई विश के जो कुछ पाकिस्तान के साथ खेल खेला गया, जो आज साबित हो चुका सारा के सारा एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था और पाकिस्तान को जो नुकसानात हुए, वो तो मैं समझता हूँ कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए और स्टैब्लिश होना चाहिए। कौन वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को वहाँ ला के खड़ा कर दिया, 24वीं मीशत को के किसी को दिलवाया और 47वीं मीशत बना के वो छोड़ गया। शाहजेब आप तो समझते हैं कि दिस इज़ वन कंपैरिजन विच स्पीक्स ऑल कि ओवरऑल पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ 24वीं मीशत, कहाँ 47। आप सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट्स भी आपकी 12 से 15% ऑफ ये जीडीपी होनी चाहिए और आपका टैक्स रेवेन्यू भी एटलीस्ट 12 से 15 होना चाहिए। ये दो चीज़ें आप कर लें, आपके दोनों ट्विन डेफिसिट ख़त्म हो सकते हैं। आपका अपना जो है बजट डेफिसिट वो भी ख़त्म हो सकता है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो सकता है। ये दोनों चीज़ें शुड बी अवर फोकस। अल्लाह ने अगर चांस दिया तो आई एम श्योर कि जो भी हुकूमत आएगी वो इसके लिए पूरी कोशिश करेगी कि इनको अचीव करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितने काम आउटसोर्सिंग एयरपोर्ट्स हम रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट इन ऑन कैमरा, दे आर नॉट शोन। हमारी कोशिश है कि हम कम से कम 3 में से 1 एयरपोर्ट, और हमने क्रेडिबल ट्रांजैक्शन एडवाइजर लगाया। आई एम श्योर यू नो कि IFC को ये काम दिया हुआ है विच इज़ अ वर्ल्ड बैंक सब्सिडरी। तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि अगले चंद दिनों में ये जो इसका RFA है, जो इसका वो बिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यानी इंटरनेशनली फ्लोट कर दिए जाएं। चूँकि 30 दिन का टाइम है तो 6-7 अगस्त के पास अगर वो आ जाती है, अल्लाह करेगा अच्छी क्रेडिबल आए, तो ये इसी तरह एक एक करके जी आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो ब्लीडिंग है SOEs की, इसको हमें जितनी जल्दी हो सके रोकना चाहिए। लेकिन जैसे PIA को थोड़ा सा अगर आप ये कर लेते हैं, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सितंबर तक आपकी फ़्लाइटें खुलने का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, प्रोवाइडेड हम अपना नया लॉ इन लाइन विद द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो कि UK सिविल एविएशन ने दिया हुआ है विश लिस्ट, वो हम कर लें। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि लॉ भी दे दें और जुलाई की इंस्पेक्शन भी हो जाए। बिजली की कीमतों में कितना इजाफा होने जा रहा है? देखें, बिजली की कीमत, आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। शाहजेब साहब बेहतर है कि आपने देखा कि रात ख़त्म हुई, जुमे की रात, हफ्ते को मैंने वाइंडिंग अप में वो चीज़ें डाली और मैंने फिर शेयर की कि जी ये क्यों कर रहे हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है। इसलिए मैं बिलीव करता हूँ, आपने लाहौर में देखा, मैंने बता दिया कि एक जो IMF की कंडीशन थी कि जो आपकी रीबेसिंग है, जो कि अदरवाइज़ होती है इन ड्यू कोर्स होनी चाहिए, वो जुलाई में ड्यू है। और उसके नतीजे में आपके टैरिफ में मेरी ये कैलकुलेशन के मुताबिक, इट डिपेंड्स ऑन सो मैनी फैक्टर्स, नेपरा कैलकुलेट करेगा तो ये 3.5-4 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बताना चाहिए हमारा पॉलिसी रेट बढ़ा है, ये उनकी डिमांड थी, हमारे 215 के टैक्स लगे हैं, ये उनकी डिमांड थी। तो हमारे लिए उसके ये जो हमने पब्लिक और पाकिस्तान और अवाम ने जो ये तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, इसकी कीमत, इसके डिविडेंड्स भी हैं, वो हमारे सामने होंगे कि हमारे रिजर्व्स देखें, हमारी मार्केट है, हमारा जो रास्ते रुके हुए थे, हमारे जो इंटरनेशनल देखें $3.5 बिलियन नॉन चाइनीज़ बैंक को हमने वापस किए, जो कि सारे वापस आते हैं इन रूटीन। आपको भी पता है कि एक्सटर्नल डेट तो कम नहीं होता, बढ़ता ही है। तो इसका मतलब है कि आप जो भी पुरानी पेमेंट करते हैं आप या उससे रिन्यू करवा लेते हैं, या आप चाइनीज़ बैंक को रोल ओवर करवाते हैं, दे देते हैं, फिर आपको वो वापस कर देते हैं इन ड्यू कोर्स। 2-3-4 महीने जितने भी लगे, इस दफ़ा तो 2 हफ्तों में हमने हफ्ते में भी किया रिसेंट जो जून वाली ट्रांजेक्शन की। तो हमने इस प्रोसेस में $3.5 बिलियन दिए हैं, क्योंकि
दुनिया को तो नहीं पता कि हमारी और IMF की कहाँ मामला फंसे हुए हमने हैं। कर्ज और वापस हम किए, उसको, हमारे रिजर्व भी गिरे, we are not मगर allowed किसी हमारी चीज आपने बिजली का बता दिया 3.5 से 4 रुपए। अब 2 जून को ओगरा नोटिफाई कर चुका है 50% इजाफा सुई नॉर्थ के कंज्यूमर्स के लिए और 45% इजाफा सुई साउथ के कंज्यूमर्स के लिए। IMF जो बात नहीं पसंद करता है वो ये कि रेगुलेटर इजाफा करे और हुकूमत रोक के बैठ जाए, तो ये भी दायरा IMF की कंडीशनैलिटीज के तहत होगा, ये इजाफा भी अब पास ऑन होगा। देखिए उसकी जो तफसील है वो ऑब्वियसली जो है ओगरा और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्टर साहब क्लियर करेंगे। इस प्रोसेस में जो अभी हुआ है इसमें ये आइटम वाज नॉट ऑन द एजेंडा जो हमने SPA के लिए सारे नेगोशिएशन किए हैं। मैंने टैरिफ का आपको कंफर्म किया है, रीबेसिंग ड्यू है और वो होनी है। नेपरा विल टेक इट्स ओन टाइम। नॉर्मली वो 3-4 हफ्ते लगाते हैं, जो इस महीने में वो लगाएंगे, अपना वो फैसला करेंगे। लेकिन इस हवाले से आई थिंक आई मस्ट से कि मुझे अपना पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब और डॉक्टर साहब से तफसील लेनी पड़ेगी। 38% की इन्फ्लेशन थी, 29% पर जून के महीने में आई है। आगे जाके बेस इफेक्ट भी किक इन कर रहा होगा, मगर जब इन कीमतों में इजाफा होगा, कुछ टैक्स इकदाम किए गए हैं, तो इन्फ्लेशन रफली आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि जब आप 3.5% की ग्रोथ चाहते हैं, 22% का अगर इंटरेस्ट रेट है, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स की वजह से आपके ऊपर जो वफाकी हुकूमत है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर इंटरेस्ट पेमेंट्स का, तो इन्फ्लेशन कहाँ देख रहे हैं? ये कंट्रोल होती देख रहे हैं या बाहर जाती देख रहे हैं? और जाहिर उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रुपए की वैल्यू का होता है, वो स्टेबलाइज होगी नहीं होगी? मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन को तो मैं अल्लाह ने चाहा तो नीचे जाती देख रहा हूँ। ये हम CPI को कंपेयर कर रहे हैं शाहजेब साहब, 29 और 38। हमें भी पता है कि कोर इन्फ्लेशन मैटर्स किसी भी मुल्क में, क्योंकि बाकी जो एक्सोनिस्ट फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, या जो वो और ये डिमांड पुश इन्फ्लेशन नहीं है, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। इसमें वो जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है वो आपको भी पता है कि देहातों में अभी भी, जब ये 38 थी तो देहातों में वो करीबन 18-19 थी और शहरों में 19-20 थी और इसकी एवरेज करीबन 19-19.5% थी। दैट्स वाई पॉलिसी रेट आपका उसके नज़दीक था 21% के करीब। तो मैं इस इन्फ्लेशन को मैं नहीं कह रहा, मुझे भी छोड़ें, आप पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें स्टेट बैंक की, जिसमें सारे प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट अदारा है, जिसमें इकोनॉमिस्ट का एक पूल बैठा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा था कि दे हैव वर्कड आउट कि फ्यूचर जो उनको नज़र आ रहा है वो इन्फ्लेशन नीचे जाती नज़र आ रही है। मैं समझती हूँ इट्स अ गुड इंडिकेशन कि हमारी अगर CPI 38 से 29 पे जून के महीने में आई है एज कम्पेयर टू मई ईयर ऑन ईयर, तो इट्स अ गुड इंडिकेशन कि आपकी कोर इन्फ्लेशन भी ऑब्वियसली प्रोपोर्शनली नीचे गई होगी, तो इसके नंबर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे एक आध दिन में। तो मेरे नज़दीक हम इन्फ्लेशन वाइज नीचे, हमारे मामला जो हैं नीचे जाएंगे, हमारा रुपया इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट ने कह दिया। मैं कहता तो शायद मेरी बात ना मानते। मैं जब पिछले साल जब वापस आया तो मैंने कहा था कि उसकी 200 से नीचे होना चाहिए। मैं हवा में बयान नहीं दे रहा था, रील उस वक्त था ही 197। अब मुझे जब फेडरेशन मिली दूसरे हफ्ते में मई में, उन्होंने कहा जी आपके ख्याल में अब क्या है, तो मैंने कहा अराउंड 240। वो मुझे कोई इल्हाम नहीं है, मेरी रफ कैलकुलेशंस हैं। तो वो 244 आपका ब्लूमबर्ग ने, उनके इकोनॉमिस्ट ने कर दिया। तो ये जो हमारा करेंसी अंडर प्रेशर रही है, इसके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक मेजर कॉज है। इसका ये IMF का जो मुआहदा नहीं हो रहा था, वो एंग्जाइटी थी जो इंटरनेशनल एक्टर्स थे। आप देखें कि आपका एकदम से जो आपका सॉवरन पेपर है उसमें कितनी बेहतरी आई है। ऑल ऑफ ए सडन वो 30-40 सेंट उसमें उसके मार्केट वैल्यू में बढ़ गई है। तो ये एक स्पाइरल इफेक्ट होता है और ये सारी चीज़ों पे इसका असर होगा। आपका इंशाल्लाह रुपया बेहतर होगा, स्टेबल होगा और ये अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगा। ये इसकी नेचुरल वैल्यू नहीं है, ये इसकी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नहीं है जिस पे आज खड़ा ही है। तो हम देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव करती हैं। जी, देखना ही पड़ेगा मार्केट कैसे बिहेव करती है, क्योंकि अगर आपने इंटरवीन किया तो IMF को अच्छा नहीं लगेगा और आपने उनसे कमिट किया है कि आप इंटरवीन नहीं करेंगे। और डॉक्टर साहब, आखिर में एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, और वो ये कि आप ज़रा बड़े करीब हैं नवाज शरीफ साहब के, वो दुबई तक आ गए हैं, पाकिस्तान आ कब रहे हैं, वो क्या इरादे हैं उनके? इंशाल्लाह अब जब पार्टी कहेगी वो आएंगे जी। इंशाल्लाह उनकी कुछ थोड़ी सी मेडिकल ट्रीटमेंट पेंडिंग है, तो अभी तो वो इंग्लैंड जाएंगे मोस्ट लाइकली। उनका नेक्स्ट
मे बी एक दो चार रोज़ में उनकी वापसी होगी वहाँ से यूएई से। तो पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया पहले शायद हो जाए उम्रे के लिए और उसके बाद इंग्लैंड जाएं। लेकिन इंग्लैंड जाएंगे, उनकी जो छोटी सी ट्रीटमेंट है, लेकिन जब पार्टी उनको कहेगी आई एम श्योर के वो फिर वापस आएंगे। क्या इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि उनके जो केसेस का फ्यूचर है, खबरें ये हैं कि ये चीज़ें वो तय करना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके मामलात आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से उनके बेल के मामलात आगे बढ़ेंगे, और वो 14 अगस्त को आने का इरादा रखते हैं। देखिए 14 अगस्त तो मैं गारंटी नहीं कर सकता। बेल के जो मामला थे वो तो बड़े सीधे हैं, वो तो पॉलिटिकल एक विक्टिमाइजेशन के तौर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने उसको एक्सटेंड करना था। मेडिकल रिपोर्ट्स उनको सारी प्रोवाइड कर दी गई थी जो ग्लोबल थी, क्रेडिबल थी, उन्होंने इसके बावजूद उसको नहीं किया। इट्स टेक्निकल फॉर्मेलिटी वो होगी। जहाँ तक इलेक्शन में उनका हिस्सा लेने का ताल्लुक है, कानून बन चुका है, इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, रेलेवेंट सेक्शन में हाल 232 है, तो उनके ऊपर कोई 5 साल की जो वेटिंग पीरियड है वो गुजर चुका है। ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जहाँ तक उनका जो केस है मेन, वो उसमें अगर एक उसमें जो एक्यूज़ था जो कि मरीम नवाज साहिबा थी, नवाज शरीफ साहिबा, तो वो क्लियर हो चुकी हैं। तो ये तो वही केस है। तो वन वुड एक्सपेक्ट कि वो आके उस केस में फैसला है इनका जो उन्होंने बंद किया था कि जब वो आएँ एप्लीकेशन दे तो दोबारा उसकी हेयरिंग शुरू होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अगर मरीम नवाज साहिबा उसमें उसको क्लीन चिट मिली है तो ये भी क्लीन चिट मिल गई। ये तो मैं समझता हूँ कि शायद इस सदी का नॉर्मली मुद्दतें लग जाती हैं, दिहाइयाँ लग जाती हैं, एक उम्र का एक हिस्सा गुजर जाता है जब चीज़ें रिवील होती हैं कि असल पीछे क्या महरक़ात थे, क्या साजिशें थी, क्या एक चीज़ अल्लाह ताला ने सामने ला दी है। वो जैसे अरशद मलिक हो या आपके जीबी के वो चीफ जज हो। आपकी बातों से ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए ही हिस्सा ले रहे होंगे। इंशाअल्लाह 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 हमारी तो ये ख्वाहिश है। एंड आई एम श्योर वो ही विल ऑनर आवर विश लिस्ट, क्योंकि ही इज़ द लीडर, ही इज़ द स्टेट्समैन। मियां शहबाज शरीफ साहब, हम सब उनके साथ काम करेंगे। वो उनकी ख्वाहिश तो ज़ाहिर है कि हमें तो उन्होंने बताया, लेकिन ये हम सब की यही ख्वाहिश है कि ना सिर्फ वापस आए इंशाअल्लाह, वो इलेक्शन में हिस्सा लें, पार्टी को लीड करें, क्योंकि ही इज़ वन एंड ओनली स्टेट्समैन लेफ्ट अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग एंड एनालिसिस। और पाकिस्तान को उसी तरह जैसे 20, 13, 17 में मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री प्रेडिक्टेड टू बी डिफ़ॉल्ट 6 महीने के अंदर कहाँ 3 साल में पहुँच गए कि दुनिया की 24th इकॉनमी बन गई और G20 में जाने का अंदिया मिल गया। तो शाहजेब साहब वो लोएस्ट इन्फ्लेशन, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, बेस्ट स्टॉक मार्केट, स्टॉक हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आज तक दोबारा नहीं बने। तो लीडर के स्टेटमैन की ज़रूरत है पाकिस्तान को। वंस ही लीड्स तो आई एम श्योर द टीम विल वर्क। टीम मौजूद है, वो जिसको चुनेंगे वो काम करेंगे उनके साथ। बहुत शुक्रिया सरदार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा परवेज़ खटक ने भी इमरान खान पर 9 मई के हमलों की मनसूबाबंदी के हवाले से इल्ज़ाम लगा दिया है और तहरीक इंसाफ ने जवाब भी दे दिया। बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। परवेज़ खटक भी 9 मई के वाक़यात को सोचा समझा मंसूबा करार दे रहे हैं। इससे पहले असद उमर कह चुके हैं कि जिस तरफ चीज़ें जा रही थी 9 मई को वो होता हुआ नजर आया। फिर फयाजुल हसन चौहान कह चुके हैं कि इमरान खान ने रिहाई के बाद 14 मई की मीटिंग में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करने से मना कर दिया था। और परवेज़ खटक ने तहरीक इंसाफ के शो कॉज नोटिस का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा है कि मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूं जो शो कॉज नोटिस का जवाब दूं, मुझे शो कॉज नोटिस की कोई परवाह नहीं है। 9 मई का वाक़या चेयरमैन पीटीआई की चंद लोगों से मुशावरत का नतीजा है। इमरान खान को हमेशा मस्बत सियासत और मस्बत सोच का दर्ज दिया, मगर उनकी सोच और एजेंडा कुछ और था। परवेज़ खटक के बयान पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ ने बयान जारी किया कि परवेज़ खटक ने चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार ठहराया, जो कि सरासर झूठ और बेहुदा इल्ज़ाम है। परवेज़ खटक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसलों में मुकम्मल तौर पर शरीक होने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है। हमारे साथ सीनियर साफी तज़क्कार सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब ये क्या हो रहा है, ये तीसरे रहनुमा हैं, इसके अलावा भी कुछ रहनुमा कह चुके हैं जो 9 मई के वाक़यात में कोई एक सोचा समझा मंसूबा, एक हिकमत अमली करार देते नज़र आते हैं। या क्या कोई गवाह बनने जा रहे हैं, कुछ और होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए शाहज़ेब, एक तो हम जैसे तालिब इल्मों की भी जो अपनी तहकीक है वो ये है कि उस दिन असल में ये हुआ था कि खान साहब ने पूरी पार्टी को
और वो परवेज़ खटक हो या शेख रशीद हो या असद उमर हो या ABCD सबको ये बता दिया था कि जब मैं गिरफ़्तार हो जाऊं तो आपको निकलना है। लेकिन मखसूस लोग थे हर सूबे में कि उनको सिर्फ ये बताया गया था कि आपने उस तरफ मामले को डायरेक्ट करना है। तो ये बात तो उनकी दुरुस्त है और ये बात भी उनकी हमारी मालूमात पहले से ये थी जिसकी आज उन्होंने इतने एक बड़े लीडर ने उसकी तस्दीक कर दी कि ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा था। और परवेज़ खटक साहब तो शायद उन लोगों में ना हैं कि जो अदालतों में वादमाप गवाह बन जाए या उनको बनाया जाए, लेकिन मेरी अपनी मालूमात ये है कि काफ़ी सारे लोग जो उस प्लान का हिस्सा थे उन प्लेन वालों में भी वादमाप गवाह बनने को तैयार हैं। अच्छा, तो जो 9 मई के वाक़यात में लोग गिरफ्तार हो गए, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती नज़र आएंगी या ये दायरा फैल सकता है? नहीं, दायरा तो इस हद तक फैल सकता है कि मेरा अपना अंदाज़ा तो ये है कि इस 9 मई के वाक़े की वजह से अब इमरान खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर के अल्ताफ़ हुसैन बन सकते हैं। अल्ताफ़ हुसैन की फिर भी ये खुशकिस्मती है कि वो मुल्क से बाहर हैं और जेल में नहीं हैं, और जो लोग इमरान खान साहब के साथ रहेंगे तो उनके साथ वही सलूक होगा जो अल्ताफ़ हुसैन के साथ रहने वाले लोगों के साथ हुआ था। अच्छा, मगर ये चीज़ सस्टेनेबल होगी? क्योंकि ज़ाहिर है जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हालात व वाक़यात हो गए थे, इसके अलावा जिस किस्म के मामलात हो गए थे, और तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसने तकरीबन 2.25 करोड़ वोट लिया इमरान खान साहब ने, आपको लगता है कि सस्टेनेबल होगा उनके साथ अगर ऐसा किया जाएगा? नहीं है, उसके बरक्स तो आप देखें कि जो MQM थी वो एक आइडियोलॉजिकल तंजीम थी, वो रद्द-ए-अमल में बनी हुई थी। हज़ारों लोग उनके मरे थे, हज़ारों लोग उन्होंने मुखालिफिन के मरवाए थे या रियासती इदारों के लोगों के, पुलिस वगैरह के मरवाए थे। तो अगर वो नज़रियाती लोग इस तरह के जो इनकी बनिस्बत छोटा इक़दाम था, ज़ुबानी इक़दाम था, अगर उनके बाद अल्ताफ़ हुसैन के साथ मुंसलिक न रह सके, जो आपका वोटर और सपोर्टर होता है वो आपका सेकंड रैंक जोड़ता है लीडर के साथ। तो इमरान खान साहब की पार्टी तो ना उस तरह की आइडियोलॉजिकल है, ना इन्होंने गोलियां खाई हैं, ना इन्होंने गोलियां चलाई हैं, न कैदे काटी हैं, और जिस इस्टेब्लिशमेंट की तख्लीक थी उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने वो कुछ कर दिया जिसके अपने तर्जुमान कहते हैं कि 70 साल में हमारे साथ दुश्मन भी वो नहीं कर सका जो उन्होंने कर दिया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे मामला किस तरफ जाएगा। मगर फिर परवेज़ खटक साहब क्या सोच रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी बड़ी अलहदगी हुई नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ, और माना जाता है कि वहाँ तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कोई छोड़ेगा तो उसके लिए ख़ुद अपना इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ख़बरें आती रहती हैं कि परवेज़ खटक के साथ भी एक धड़ा मौजूद है, मगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी में भी नहीं जाते। वो क्या रहा है, उनकी सियासत क्या होगी? शाहज़ेब, एक तो ये कि पख्तून कल्चर की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अगर आप देखें तो हज़ारा के अलग डायनामिक्स हैं और पेशावर वैली के अलग पॉलिटिकल डायनामिक्स है और साउथ के अलग पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं। लेकिन परवेज़ खटक साहब हकीकी मानों में वहाँ पे PTI के लीडर भी समझे जाते थे और अब बचाव के लिए एक छतरी भी थे। तो शुरू में असद कैसर और बाकी जितने भी वहाँ के लीडर थे, आतिफ खान और शाहराम, अगरचे माजी में ये एक दूसरे के शदीद तरीन मुखालिफ रहे हैं, लेकिन इन्होंने परवेज़ खटक के छतरी तले एक पनाह ली थी और इस वजह से वो अभी तक गिरफ्तारियों से बचे भी रहे। और परवेज़ खटक साहब की ये ख्वाहिश थी पहले कि वो PTI के अपना ग्रुप बना दें, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि PTI का नाम मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो दूसरा फिर ऑप्शन ये है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएं, लेकिन परवेज़ खटक के जो शदीद तरीन मुखालिफ थे आज़म खान, उनको इन करवाया था इमरान खान के साथ जहांगीर तरीन ने। तो जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक की भी आपस में नहीं बनती और उनके साथियों का ये भी ख्याल है कि जी यहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सकते। तो अभी मेरी इत्तला ये है कि वो अपने साथियों से मशवरा कर रहे हैं और फिर ये भी हुआ
कि अब मसलन असद कैसर शुरू में उनके छतरी तले थे और जब वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें असद कैसर साथ बैठे भी थे, लेकिन अब असद कैसर ने उनको डिच कर दिया है। और उनके साथ बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि जो हैरानकुन होंगे लोगों के लिए जब उनके साथ देखेंगे। मेरा ख्याल ये है कि हज़ारा से उनके साथ मुश्ताक गनी आएंगे, पेशावर से भी कुछ लोग आएंगे, मलाकंड से भी एक ऐसा नाम आ सकता है जो सबको हैरान कर देगा। लेकिन उन्होंने ये फैसला करना है कि अपनी कोई पार्टी बना दें या कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें या कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ चले जाएं। और ये फ़ैसला मेरे ख़्याल में वो 3 से लेके 6 दिन में वो अनाउंस करेंगे। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।